हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वाली क्लासेस। नेपाल ने पिछले हफ्ते एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था जिसमें उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा इन इलाकों को अपनी पश्चिमी सीमा के भीतर दिखाया था। अभी आपको पता है, रिसेंटली भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन सीमा तक एक नया मार्ग बनाया था और इस नए मार्ग को बनाने के बाद से ही नेपाल इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। आप पहले इस इमेज को देखिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए भारतीयों के पास दो रास्ते थे और लाखों श्रद्धालु हर साल कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं। ये है कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत। या तो आप नाथुला दर्रे के पास से जाओ यहाँ से, या फिर आप फ्लाइट लेके काठमांडू जाओ और वहाँ से फिर आप पैदल जाओ चाइना के बॉर्डर से होकर। ठीक है। अब रिसेंटली भारत ने क्या है कि आप यहाँ पे देखो, इस इमेज को देखो। भारत ने उत्तराखंड के धाराचूला से लेकर लिपुलेख दर्रा तक एक मार्ग बनाया है। 80 किलोमीटर लंबी यह मार्ग बनाने के बाद जो मार्ग 6 दिनों का होता था, अब वो घटकर 3 दिनों की रह गई है। इस मार्ग को बनाने के बाद से ही नेपाल और भारत के रिश्तों में खटास कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। देखो, अब पुराने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दोनों ही देश अपने अलग अलग दावे कर रहे हैं। ठीक है। और हम इन दावों के बारे में आज विस्तार में डिस्कस करेंगे और साथ ही जो प्रेजेंट में ये जो बॉर्डर इशू है दोनों देशों के बीच में, इसके बारे में भी हम विस्तार में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो, जब से नेपाल ने नया मानचित्र जारी किया है तब से दोनों ही देशों के बीच में ये जो बॉर्डर इशू है ये और भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब भारत और नेपाल की सीमाओं के बीच एक एरिया है, काला पानी। ठीक है। ये काला पानी एरिया एक बार फिर से चर्चाओं में है। ठीक है। अब ये जो काला पानी एरिया है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? ठीक है। तो ये जो काला पानी एरिया है वो इंडिया के सिक्योरिटी रीज़न के लिए, ठीक है, व्यापार के लिए और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यूज़ होने वाला सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। अब देखिए, इस इशू के पीछे बहुत सारे हिस्टोरिक कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। अब इशू का एक और पहलू ये भी है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस तनाव को कम करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, आपने कुछ वर्षों से इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि केपी शर्मा ओली हमेशा से ही भारत के विरोध में ही बोल रहे हैं। जो भी बयान दे रहे हैं भारत के विरोध में ही दे रहे हैं। ठीक है। अब ये उनका जो एजेंडा है वो नेपाली राष्ट्रवाद को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ये उनका एजेंडा है और इस बार भी उनका यही मकसद लग रहा है। ठीक है। अब आप इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है। देखो, अप्रैल 2020 तक नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की जो घरेलू राजनीतिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ठीक है। हालांकि देखो, नेपाल का जो संविधान है वो किसी भी नए प्रधानमंत्री को 2 वर्ष की गारंटी देता है। ठीक है। यानी कि इस 2 वर्ष की अवधि में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, यानी कि उसे उस पद से हटाया नहीं जा सकता। आपको पता है, सन 2015 में नेपाल का नया संविधान लागू किया गया था। ठीक है। अब ये जो अवधि है 2 वर्ष की वो फरवरी 2020 में ख़त्म हो चुकी है। अब देखो, नेपाल में केपी शर्मा ओली से वहाँ की जो जनता है बिल्कुल खुश नहीं है, आक्रोश में है। ठीक है। और हाल ही में अभी ये जो कोरोना महामारी से निपटने में जो कार्य करना चाहिए था सरकार को, उसने नहीं किया। इसको लेकर भी वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ठीक है। एक और चीज़ है, उनकी जो पार्टी है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि एनसीपी, उनमें एक रूल है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही पद के लिए एलिजिबल हो सकता है। ठीक है। और आपको पता होगा एनसीपी के ये को प्रेसिडेंट भी हैं और पीएम तो हैं ही। ठीक है। अब देखो, 8 मई को जब भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये 80 किलोमीटर वाला वर्चुअल उद्घाटन किया था सड़क मार्ग का, ठीक है, उसके बाद से ही केपी शर्मा ओली ने इस काला पानी विवाद को फिर से हवा देने की कोशिश की है। ठीक है। उसके बाद हमारे जो भारतीय सेना के चीफ हैं जनरल मुकुंद नरवणे, इन्होंने भी एक बयान दिया था कि नेपाल इस मुद्दे को खुद से नहीं उठा रहा, किसी कहने पे उठा रहा, किसी के कहने पे उठा रहा। इनका इशारा साफ था, ये चाइना को बोल रहे थे। ठीक है। अब देखो, एक चीज़ और समझना होगा हमें कि जब साल 2017 में नेपाल में चुनाव हुआ था, ठीक है, उस समय जब केपी शर्मा ओली जीत के आए थे तब उन्होंने राष्ट्रवाद के कार्ड पर ये जीत दर्ज की थी। और ये जो भारत खिलाफ मुहिम आप देख रहे हो ना, ये भी उन्हीं का एक हिस्सा है।
आपको याद होगा पिछले महीने उन्होंने एक बयान दिया था कि इंडियन वायरस चाइनीज और इटालियन वायरस से भी अधिक घातक है। ठीक है, अब देखो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो एरिया नेपाल के मानचित्र में पिछले 170 सालों से नहीं था, उसे नेपाल की सरकार अभी अपना इलाका क्यों बता रही है। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही पड़ोसी पहले इस नीति को तवज्जो देते रहे हैं। आपको याद होगा कि सन 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले नेपाल का ही दौरा किया था सन 2014 में। ठीक है, उसके बाद जब 2015 आया, उसके बाद धीरे धीरे दोनों ही देशों के बीच में ये जो संबंध था वो ख़राब होता गया। अब नेपाल का कहना है कि जब 2015 में उनका संविधान का निर्माण किया जा रहा था तब भारत ने हस्तक्षेप किया था। उसके बाद आपको याद होगा 2015 में भारत ने सीमाओं पर एक आर्थिक नाकेबंदी की थी, जिसके कारण वहाँ की जनता में बहुत ज़्यादा रोष था। अब देखो इस विवाद का सबसे मूल कारण है भारत, नेपाल और चीन के बीच ये काला पानी, लिम्पियाधोरा और लिपू लेक का ट्रांजैक्शन। ठीक है, भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, और अभी हुआ क्या है कि नेपाल ने सन 1816 में की गई एक सुगोली की संधि का हवाला देते हुए कहा है कि ये एक नदी है, काली नदी। ठीक है, इसे शारदा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो काली नदी है इसके जो ईस्ट के जो जितने भाग हैं, यानी कि ये जो भाग है लिम्पियाधोरा, काला पानी और लिपू लेक, ये जो सभी पूर्व के भाग हैं ये नेपाल का हिस्सा है। समझ में आ रहा है। ठीक है, जबकि भारत ये कहता है कि ये जो है हिस्सा ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का एक भाग है, जबकि नेपाल इसे हमेशा से ही अपने धारचूला जिले का हिस्सा मानता रहा है। देखो अब ये सुगौली की संधि क्या है, लेकिन उससे पहले, इस संधि को जानने से पहले हमें इतिहास के बारे में कुछ जानना बेहद ज़रूरी है, तभी हम इस चीज़ को पूरी तरह से, इस विवाद को समझ पाएंगे। ठीक है, 19वीं शताब्दी के आरंभ में यानी कि शुरुआत में, पता है आपको, ब्रिटिश राज के अधीन था हमारा भारत, ब्रिटिश शासन था, जबकि नेपाल में एक गोरखा राजा हुआ करते थे, पृथ्वी नारायण शाह, उनका शासन था। ठीक है, अब ये जो नारायण शाह थे उनका जो राज था वो छोटे छोटे रजवाड़ों का एक समूह था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सन 18वीं सदी के अंत में उन्हीं के शासनकाल में, यानी कि पृथ्वी नारायण शाह के शासनकाल में ही नेपाल का एकीकरण किया गया। और उस समय नेपाल की जो सीमा थी वो पूर्व में सिक्किम और पश्चिम में उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं तक फैल चुकी थी। ठीक है, उसके बाद 18वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक इस उपमहाद्वीप में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली थी। ठीक है, अब क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध में उत्तर की तरफ अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसी क्रम में वह एक नेपाल का शहर है पाल्पा, बिल्कुल उसके नज़दीक पहुंच गया। उसके बाद शुरू हुआ नेपाल और अंग्रेज के बीच सीमा विवाद। देखो उसके बाद नवंबर 1814 में अंग्रेज़ों ने नेपाल के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, अब 2 वर्षों तक चले इस युद्ध में नेपाल के राजा कई इलाके हार गए। ठीक है, और इसी युद्ध के दौरान ब्रिटिश जनरल ने गढ़वाल और कुमायूं से नेपाली लोगों को बाहर कर दिया। ठीक है, और उसके बाद वर्ष 1816 में सुगौली की संधि के बाद इस युद्ध का समापन हो गया। अब देखो इस संधि में क्या था और इस संधि में ब्रिटिश और नेपाल के राजा के बीच क्या क्या संधि की गई थी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो सुगौली की संधि, वर्ष 1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल ने सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, जिसके तहत नेपाल को सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख और काला पानी अंग्रेजों को देना पड़ा था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेपाल को सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख और काला पानी अंग्रेजों को देना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एरिया ऐसे थे जो नेपाल इस युद्ध में हार चुका था, लेकिन कुछ वर्षों बाद अंग्रेजों ने इसे वापस भी लौटा दिया था। ठीक है, अब उसके बाद इस संधि के बाद जो बॉर्डर का सीमांकन हुआ था, ठीक है, जिस एरिया का सीमांकन हुआ था वो आज भी बरकरार है। देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है संधि का 5वां अनुच्छेद। ठीक है, इस संधि के 5वां अनुच्छेद में कहा गया है कि नेपाल के राजा खुद और उनके उत्तराधिकारी
काली नदी के पश्चिम के देशों के साथ सभी दावे को छोड़ते हैं। काली नदी यानी कि महाकाली या फिर शारदा नदी, ठीक है, वो पश्चिमी देशों के साथ यानी कि जितनी भी देश थे, जितने भी एरिया थे, काला पानी, लिम्पियाधोरा, लिपुलेख, सारे देशों के, सारे क्षेत्रों के दावों को छोड़ेंगे। देखो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, काली नदी को नेपाल का पश्चिमी सीमा चिन्हित किया गया। ठीक है, अब देखो बात यह है कि काली नदी किस स्थान से निकलती है। अब इसका भी बहुत बड़ा विवाद है। 1961 से सन 1997 तक नेपाल इस मामले को हमेशा से ही अनदेखा करता रहा है, लेकिन घरेलू राजनीतिक कारणों से सन 1998 में भारत नेपाल विवाद को हवा दी गई। ठीक है, अब इसके बाद नेपाली सरकार ने कहा कि वो सुगौली की संधि के तहत की गई सारे सीमा के अनुरूप देश की पश्चिमी सीमा को 5.5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ खिसकाएगा। अब देखो इतने सारे विवाद के बाद लगता तो यही है कि नेपाल को चीन का साथ मिल रहा है। ठीक है, देखो आप इस चीज़ को ऐसे भी समझो। देखो हाल ही में काला पानी के समीप छारुंग एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे नेपाल ने सशस्त्र बलों की तैनाती कर दी है। ठीक है, और अभी हाल ही में नेपाली रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो नेपाल की सेना लड़ने को तैयार है। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ पे भारतीयों की तरफ से हमेशा से ही ITBP के जवान तैनात रहते हैं, लेकिन वह नेपाल को लेकर नहीं है। देखो अब नेपाल के रुख से तो यही लगता है कि वह चीन के साथ मिलकर भारत को घेरना चाहता है। ठीक है, अब देखो सवाल ये उठता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने चीन से संपर्क क्यों किया। अब देखो वहीं चीन के जो विदेश मंत्रालय हैं उनका कहना है कि लिपुलेख विवाद भारत का निजी मामला है। अब देखो पिछले कई वर्षों से जो हालात पैदा हो रहे हैं उसमें जो नेपाल है ना वो भारत के बजाय चीन का रुख कर रहा है, चीन के पास जा रहा है। ठीक है, साल 2015 में जब भारत ने आर्थिक नाकेबंदी की थी उसके बाद से ही नेपाल में हमेशा से ही भारत के प्रति नाराज़गी बढ़ती गई है। ठीक है, अब देखिए आपको इस चीज़ समझना होगा, ये जो नेपाल है वो लैंड लॉर्ड देश है, यानी कि चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। ठीक है, 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ से चीन से घिरा हुआ है। देखिए तो ऐसे में नेपाल को चाहिए कि वो भारत के साथ मिल के रहे, लेकिन इसका उल्टा ही हो रहा है और प्रधानमंत्री ओली इस विवाद को हल करने के बजाय बढ़ाते दिख रहे हैं। इसके पीछे भारत का पक्ष क्या है। अब भारत का कहना है कि 1830 के दशक के राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वो दावा करते हैं कि काला पानी का क्षेत्र पारंपरिक रूप से पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा रहा है। ठीक है, वहीं कुछ लेखों में कहा गया है कि 1870 के दशक में अंग्रेजों ने काली नदी के उद्गम स्थल के नज़दीक अपना पहला नियमित सर्वेक्षण किया था और उसी के आधार पर सन 1879 का पुराना मानचित्र काला पानी को भारत का हिस्सा बताता है। ठीक है, अब भारत सरकार का मानना है कि 1879 के मानचित्र के आधार पर ही वो जो एरिया है वो एरिया भारत का है, वो नेपाल का नहीं है। अब देखो इस मामले में नेपाल का पक्ष क्या है। अब नेपाल का पक्ष ये है कि जब सुगौली की संधि की गई थी तब हस्ताक्षर जब किया गया था तो उसमें मानचित्र से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, और उनका कहना है कि ऐसे में काली नदी के सटीक स्थान का पता लगाने का एकमात्र तरीका यही है कि मौजूदा मानचित्र की जांच कराई जाए। तो ये था भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद और संबंध। ठीक है, अब देखिए बात यह है कि क्या नेपाल को चीन का साथ देना चाहिए या चीन को नेपाल का साथ देना चाहिए। देखिए इसमें नुकसान सीधे सीधे भारत को ही है, क्योंकि वो जो एरिया है काला पानी वो हमेशा से ही इंडिया के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया रहा है। हमेशा से ही ITBP के जवान तैनात रहे हैं वहाँ पे। चाइनीज सिक्योरिटी जो इशू है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे में भारत इसलिए हमेशा कोशिश कर रहा है कि वो नेपाल को किसी तरह समझा बुझा कर इस मामले को शांत कराए, और चीन इस फिराक में है कि किसी तरह वो नेपाल को बहकाकर भारत के साथ इस मुद्दे पर उलझा रहे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।